नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा राजनीति और बहस होती रही है, लेकिन रायसेन के गौहरगंज की घटना ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और आरोपी की गिरफ्तारी में देरी। यही देरी वो पल था जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात 8:15 पर अचानक पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और एक साफ संदेश दिया, लापरवाही भी अपराध है। एक जिले की गलती ने पूरे प्रदेश में जवाबदेही की लहर चला दी। एसपी से लेकर टीआई तक फैसले उसी रात उसी टेबल पर लिए गए। और अब सवाल साफ है, क्या कानून व्यवस्था सुधार की ये यात्रा अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गई है? आज हम जानेंगे कदम अभियान, कड़े फैसले, चुनौतियां और वो नई प्रशासनिक कार्यशैली जहां कानून व्यवस्था अब सिर्फ विभाग नहीं, मुख्यमंत्री की डायरेक्ट मॉनिटरिंग बन चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तेवर फिर कड़े हो गए हैं। रायसेन में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर सीएम ने पुलिस तंत्र को कठोर संदेश दिया है, अपराध पर कोई ढिलाई नहीं चलेगी। यही कारण है कि मंगलवार की रात 8:15 पर बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और बैठक ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। कुछ जगहों पर सिस्टम की सुस्ती दिखाई दी और यहीं से मुख्यमंत्री का धैर्य टूटा। सीएम ने पुलिस अधिकारियों से सवाल किया, आखिर आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मैं आज यहाँ कंट्रोल पे पुलिस मुख्यालय आया था और लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है। कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे और कार्रवाई करने के लिए मैंने PH2 को फटकार के बाद तुरंत कार्रवाई भी। रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे PHQ अटैच, मिसरोद थाना प्रभारी हटाए गए, टीला जमालपुरा टीआई हटाए गए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष पूरे होने पर सबसे बड़ा फोकस जिस क्षेत्र में दिखाई देता है वो है कानून व्यवस्था। समीक्षा बैठकों से आगे बढ़कर मॉडल, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, जवाबदेही और तत्काल कार्रवाई, इन सब पर निरंतर काम हुआ है। इन प्रत्येक सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं सुशासन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में विस्तार से चर्चा भी हुई, प्रेजेंटेशन भी हुआ और जिन कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने इसमें बेहतर काम किया उनको भी हमने समय देकर के उनकी बात सुनी। खुली चर्चा भी इसमें शामिल की गई। सभी सेशन में फील्ड से आए अधिकारियों ने अपने अपने जिलों के नवाचारों की भी प्रस्तुति दी है। इन सारे सेशन में फील्ड अधिकारियों की समस्याएं और सुझावों को सुनने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। 13 दिसंबर 2023 को शपथ के अगले ही दिन पहला निर्देश कानून व्यवस्था पर था। पहली कैबिनेट में लाउड स्पीकर के दुरुपयोग पर रोक और बिना लाइसेंस मांस मछली बिक्री पर अभियान शुरू किया गया। तभी से जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड, साप्ताहिक मॉनिटरिंग के साथ क्राइम कंट्रोल रोडमैप बना। वार्षिक अपराध दर में 20% कमी का लक्ष्य रखा गया। जनवरी 2024 नक्सल बेल्ट में जोनल ऑपरेशन मॉडल शुरू हुआ, यानी शुरुआत से ही दिशा निर्देश नहीं, जमीन पर दिखने वाले कदम उठाए गए। फोर्स मूवमेंट में तकलीफ आती है, कलेक्टर वहाँ के जोनल प्लान बनाए। कई जगह ये बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में इसका प्लान बनाए और नगरीय निकाय के सहयोग से ये प्लान बनवाए। आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें पर्याप्त धनराशि दे करके ये जो फोर्स का मूवमेंट हो, जिसके कारण से लाइन ऑर्डर की स्थिति में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। जिन अमलों में खास करके कई कारण से शासकीय अमलों पे कई बार आक्रमण हो जाता है, तो कलेक्टर, एसपी अन्य विभागों से तालमेल करके ऐसी सारी कार्रवाई में समन्वय भी रखें और इन घटनाओं के कारण को देख करके प्रॉपर तरीके से काम करते रहे। 2024 में फोकस तकनीकी सुधारों पर शिफ्ट हुआ। अप्रैल 2024 में साइबर क्राइम टास्क फोर्स गठित की गई, जो डिजिटल ट्रैकिंग सेल के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी पर विशेष नजर रखती है। जून 2024 में 112 मॉडर्न फ्लीट लॉन्च हुई। 24/7 पेट्रोलिंग वाली ये प्रणाली अब 80% जिलों में सक्रिय है, जिससे रिस्पांस टाइम 15 मिनट से घटकर 8 मिनट रह गया।
जवाबदेही पर जोर देते हुए मार्च 2025 से पुलिस अधिकारियों की नाइट इंस्पेक्शन ड्यूटी अनिवार्य की गई। मई 2025 की समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों को मैदान से हटाने का आदेश भी दिया गया, जबकि जुलाई 2025 में संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट प्रोटोकॉल लागू हुए। कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। 2 वर्षों में चुनौतियां रही। सोशल मीडिया पर वायरल क्राइम वीडियोस, कुछ जिलों में अपराध वृद्धि और विपक्ष के सवाल। कानून व्यवस्था अब मध्य प्रदेश में केवल विभागीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग वाला मिशन है। नवाचारों से सशक्त, कार्रवाइयों से सतर्क, आगे की राह अपराध मुक्त प्रदेश की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। संवेदना, सख्ती, सुधार का सफर, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ईवा भारती जी जुड़ी। ईवा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दिबोलिया जी अपना पक्ष रखेंगे। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कानूनविद एडवोकेट अशोक विश्वकर्मा जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईवा भारती जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखा कि हाल फिलहाल में कुछ जघन्य अपराध हुए, कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो कि अभी 3 से 4 दिन ही पुरानी हैं और प्रदेश भर में इसे लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन ईवा जी, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता क्या आप देखती हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपराधों की वृद्धि तो हुई है, लेकिन क्या उसी दिशा में कार्रवाइयां भी हो रही हैं? क्या समाज में संदेश जा रहा है कि अपराध कोई भी करेगा प्रदेश में तो वो बचेगा नहीं? जी थैंक यू मुझे इस पैनल में डिस्कशन में रखने के लिए। सबसे पहले मैं इस और आप लोगों के सबकी ध्यान देना चाहूंगी कि हम हाईएस्ट क्राइम रेट स्टेट जब देखते हैं तो उसमें हम मध्य प्रदेश उसमें नहीं है। तो इस बात की हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश टॉप 10 लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब हम एक सुरक्षित प्रदेश में रह रहे हैं। माना की चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मॉडल एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर हमेशा उभरा है। और यहाँ सुशासन, दृढ़ संकल्प और मजबूत पुलिस व्यवस्था ने हमेशा एक पॉजिटिव और एक सुरक्षा भरा माहौल समाज में हमेशा रहा है। रही बात अपराधियों की, कि अपराधियों को जड़ के मतलब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे यहाँ रहे हैं जो कि बतौर पूरे देश में उनको अडॉप्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है उसको जैसे जड़ से उखाड़ने का, एक जो क्रिमिनल्स का जो जड़ से उखाड़ने का जो होता है एक वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ। और कैसे इसमें सख्ती लाई गई है वो हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण रिसेंटली रहे हैं। उसके बाद डिजिटल अरेस्ट जो हो रहे हैं, मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ी गैंग जो यूपी की थी उसको पकड़ने में एक पूरे देश को जो एक इस चपेट में ले रहा था, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। त्वरित न्याय व्यवस्था की शुरुआत जैसे हम कहेंगे, जैसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मॉडल है वो यहाँ से एक बहुत ही सराहनीय पल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मध्य प्रदेश में अचानक से क्राइम रेट बढ़े हैं। हम टॉप लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब है मैं सिर्फ प्रदेश में। रही बात अभी जो रिसेंटली हादसा हुआ है रायसेन वाला, तो आपने जैसे ही बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपनाई गई कड़ी कार्यवाही और स्पष्ट नीति हमें यह जरूर बताती है कि प्रशासनिक ढांचे के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और ये भी हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि अपराध को प्रति शून्य सहिष्णुता हम अपनाएंगे। जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है जो एक सराहनीय है और ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि सख्ती और इस अपराधियों को बहुत जल्द पकड़ना एक प्रायोरिटी पुलिस की हमेशा रहनी चाहिए। थोड़ी भी देरी होती है तो
अपराधियों को हाथ से निकल जाने का होता है। और ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि हाँ, पुलिस और प्रशासन द्वारा जी। बहुत ही सख्त कार्यवाही हो रही है और एक सुरक्षित माहौल मुझे लगता है कि और यह जो अभी सीएम जी, साहब की जी। तरफ से जो हुआ है उसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर मिलेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, एक सकारात्मक संदेश जाएगा, यही उम्मीद की जा रही है। लेकिन अशोक विश्वकर्मा जी, बतौर कानूनविद आप क्या देखते हैं? प्रदेश में कानून की जो फिलहाल स्थिति है, क्या उसमें और ज्यादा दृढ़ता आई है मुख्यमंत्री के शासन में? चूंकि गृह विभाग भी उनके पास है, तो क्या आप देखते हैं कि और ज्यादा मजबूती इस विभाग को मिल रही है और पुलिस प्रशासन पहले से बेहतर अपना काम कर पा रहा है? जी सर। जी। माफ कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार माइक चेक कर लें, कहीं आपका माइक म्यूट तो नहीं है। जी अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे स्पष्ट? चलिए आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनूप दुबुले जी का रुख कर लेता हूं। अनूप जी, यदि सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, प्रशासन अपना बखूबी काम कर रहा है, तो अनूप जी आखिर क्या वजह रही कि कल अचानक से मुख्यमंत्री को रात 8:15 पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ा, मॉनिटरिंग करनी पड़ी और फिर कार्रवाइयों का एक दौर भी हमने देखा? जी अमित जी, जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ अमित जी, देखिएगा कि ये कानून व्यवस्था को लेकर, जैसा आपने भी बताया, जी। सीएम पद की शपथ लेते से ही मुख्यमंत्री का सबसे पहला फोकस जो था वो कानून व्यवस्था को लेकर था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जी। इस घटना को लेकर जो पीछे की कहानी सुनाई दे रही, समझ में आ रही है, ये दरअसल क्या था कि पुलिस की पहुंच में था वो जो आरोपी था, और लगभग दोनों की स्थिति ये थी कि पुलिस के पहुंच में था, राज सिंह जिला क्रॉस नहीं कर पाए थे। हम पत्रकारों को जो खबर हमारे पास छन छन के आ रही थी वो निश्चित रूप से ये थी, निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही थी। सीएम साहब का जो अंदर खाने खबर हमें मिली है, सीएम साहब बेहद नाराज हुए थे पुलिस अधिकारियों पर। स्पष्ट ये कह दिया गया था कि उनका जो रैंडमली विजिट था पीएचक्यू का, वो इसीलिए हुआ था कि उनको सारी बातें, पूरा फीडबैक मिल गया था और वो बेहद नाराज हुए थे। जी। भोपाल के राजधानी के नजदीकी जिला जो भोपाल संभाग में आता है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट, तो उसको लेके और ज्यादा सेंसिटिविटी, ये लगभग 7वीं घटना है 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। और कानून व्यवस्था को लेकर जहां तक बात है, तो सीधा सा है, एडजॉइनिंग स्टेट है यूपी से मध्य प्रदेश को सीधा सीधा कंपेयर किया जाता है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर काफी काम हुए हैं, मीडिया में भी ऐसा आता है, निश्चित रूप से वहां हुआ भी है। तो जब कंपैरिजन की बात करें तो सीएम का सीधा सीधा टारगेट जो है, बहुत मतलब सख्त रवैया है उनका सीएम का, इसीलिए जो कार्रवाई की गई है, एसपी को जो पीएचक्यू अटैच किया गया है अमित जी। और उसके बाद भी आज भी उन्होंने, हमें जो पता चला, मैं मंत्रालय में था दिन में, पता ये चला कि दिन में लगभग 3 या 4 बार फॉलोअप लिया उन्होंने उसका अमित जी। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री तो लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं कि ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि इस घटना के बाद ही काफी सवाल उठे थे और मुख्यमंत्री ने खुद जमीन पर जाकर इस पर संज्ञान भी लिया। अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? हाँ मैं जी, मुझे तो सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। सर, जिस तरह से कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं, प्रदेश में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो काफी सवाल भी खड़े करती हैं, लेकिन आप बतौर कानूनविद क्या देखते हैं? क्या वाकई पुलिस को मध्य प्रदेश में फ्री हैंड छोड़ा गया है? पहले से जो स्थिति है उसमें और मजबूती आ पाई है? अमित जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। इस विषय पर एक हमें, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और विभागों का बंटवारा हुआ, तभी समझ लेना चाहिए था। जी। कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय, ये मुख्यमंत्री जी ने अपने पास ही रखे थे शुरू से, अभी तक रखे हुए हैं। जी। इसका सीधा संदेश जनता में भी ये जाता है और हम सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को लेके पहले दिन से बेहद गंभीर हैं। जी। उस गंभीरता का हमने ये रात को 8 बजे परिणाम भी देखा कि एकदम से कोई मुख्यमंत्री पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, विद इन मिनट्स एसपी का ट्रांसफर हो जाता है और 2 टीआईओ पर भी कार्रवाई हो जाती है। तो ये संवेदनशीलता तो है मुख्यमंत्री जी की। दृढ़ता की बात ऐसी है कि एक इंटीरियर क्षेत्र में घटनाएं तो होती है, कोई भी दूसरा भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो घटनाएं नहीं रोक सकता। उस बच्ची के प्रति हम सबकी संवेदना है। आगे जो कानूनी कार्रवाई है कि पुलिस पूरे क्षेत्र में सक्रिय है, पकड़ने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं,
तो कानून में कोई पुलिस की कोई अब इस स्तर पर कोई कमी नहीं है। हाँ, शुरू में जैसा अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे अनूप जी, कि शुरू में शायद कुछ लापरवाही रही होगी और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उनको बड़े प्रेशर से काम करने का बोला। एसपी बदल दिए, पूरा जिले का कप्तान बदल जाने से पूरी प्रक्रिया नए तरीके से जोरदार दमदारी से शुरू हो जाएगी और अपराधी भी जल्दी पकड़ा जाएगा संभवतः। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है एवा भारती जी, क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध हम कह सकते हैं। लेकिन एवा जी, आप जिस तरह से जमीन पर भी जाती हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, आप कुछ पीड़िताओं से भी लगातार मिलती हैं, तो क्या आपको समझ में आता है फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी कम उम्र से ही अब मध्य प्रदेश के जो किशोर हैं वो इस तरह के घिनौने वारदातों में संलिप्त हो रहे हैं, गलत संगतियों में जा रहे हैं, नशे की जद में भी जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण एवा जी आप मानती हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, जितना हमने देखा है, जितने भी अपराध होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इनको स्टार्टिंग में ही रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अब शासन प्रशासन का मुद्दा नहीं रहा है, ये हर एक गली में रहने वाले हर एक आम आदमी का मुद्दा है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास में क्या गतिविधि हो रहे हैं, कौन लोग जो नए आ रहे हैं उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ शासन प्रशासन को नहीं, अब हर एक रहने वाले व्यक्ति को अवेयर रहने की जरूरत है। जिस तरह से पलायन हमने देखा है, अभी रिसेंटली जो न्यूज आ रही है इसमें कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पलायन हुए हैं, जो रह रहे हैं। तो विषय पे जैसे ये वाकया हुआ है, तो ये भी एक सलमान का जो ये फरार हो जाना है, तो मुझे लगता है कि जो गली और मोहल्ले को भी एक ऐसी दे देनी चाहिए और रियायत की, आपको भी इनमें अवेयरनेस लाना है। बच्चियों को भी हमें बहुत जरूरी है कि एक बेसिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जो स्कूल्स में भी एक बताया जाए कि किस तरीके से हमें बाहर जाना है, या पेरेंट्स को भी इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो क्राइम्स है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेकी करते होंगे जो बाहर जो क्रिमिनल्स है, और देखते होंगे कि अकेला कोई है या ये इजी है टारगेट बनाने के लिए, तो वो टारगेट्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए सभी को अवेयर रहने की जरूरत है और इसके लिए एक नए प्रणाली के साथ में मुझे लगता है कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस हर जगह जाकर तो नहीं देख सकती कि क्या क्राइम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गलियों में भी इस तरह के रिसेंटली अभी हमने देखा था महिला बाल विभाग के साथ में ऐसी छोटी छोटी इकाइयां बनाई गई हैं जिसमें कि वो शौर्य दल ये वो सारे कि उसमें फिर वो लोग अपने आप में बच्चियों को ट्रेन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये काफी नहीं है, सभी को मिलकर हमें इन अपराधों को रोकने की जरूरत है ताकि अपराध रुक सके। बिल्कुल, सभी का सामाजिक प्रयास भी यही होना चाहिए। लेकिन अशोक विश्वकर्मा जी, अभी जो रायसेन की घटना का हम जो जिक्र कर रहे हैं बार बार, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पहले 20,000 इनाम था, उसे बढ़ाकर 30,000 आरोपी पर कर दिया गया और 20 टीमें भी उसके पीछे लगाई गई हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत में जिस तरह की लापरवाही की बातें सामने आई अशोक जी, तो पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या आज मध्य प्रदेश में हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है या फिर आप देखते हैं कि और भी हमें संख्या में इजाफा करना चाहिए? और दूसरा सवाल अशोक जी आपसे ये होगा कि अपराधी पकड़ा जाता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, लेकिन यदि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लूप होल आता है तो कानून में ऐसे कौन से और कड़े प्रावधान निहित है जिसमें पुलिस कर्मियों पर भी, इस विभाग पर भी कार्रवाई हो सकती है? अनूप जी, बिल्कुल अमित जी, इसमें बिल्कुल प्रावधान है। पहले सवाल का मैं आपका जवाब बाद में दूंगा, दूसरा पहले दे दूं। जी सर। कार्य में लापरवाही, ड्यूटी में लापरवाही के लिए 3 साल की पनिशमेंट होती है अगर वो साबित होता है। प्लस विभागीय स्तर पर भी जैसे कोई थाना प्रभारी रैंक का है तो उसको 1 स्टार चीन के SI रैंक दे दी जाती है जी। डिमोशन भी होता है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है और उनका अभी जैसे 2 थाना प्रभारी SP को कार्य से मुक्त करके और लाइन में और पुलिस मुख्यालय भेज दिया। इस तरीके का दंड के क्षेत्र में ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग में इंटरनल कार्रवाई नहीं होती। कई बार ये होता है कि हमें देखने को नहीं मिलता है जी कि क्या कार्रवाई करी है पुलिस अधिकारियों पर। कई बार समाचार चैनलों में नहीं आता, कोई हाईलाइटेड मामले में आता है, कहीं में नहीं आता। लेकिन पुलिस हो या अन्य कोई सरकारी कर्मचारी कोई भी हो जो लापरवाही करता है
जी। तो अवश्य उस पर कार्रवाई होती है और मजबूत कार्रवाई होती है। इस मामले में हमें देखने को मिली, ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के बाद ये कार्रवाई ही है जी, इन अधिकारियों और पुलिस विभाग के लोगों पे, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके से। अब आगे अगर पुलिस की कोई लापरवाही इस केस में प्राप्त होती है, मिलती है, और संबंधित अधिकारी जब इनकी लापरवाही देखकर इन पर कार्रवाई करेगा, हालांकि मामला अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है, FIR हुई होगी, घटना नक्शा होकर बयान दर्ज वगैरह हुए होंगे, बच्ची उसमें है तो उसके भी ज्यादा बयान मुझे लगता नहीं कि ठीक ठाक से हो पाए होंगे। देन चार्जशीट होगा, चार्जशीट में भी और इंटरनल इंक्वायरी भी होगी इसकी, अगर कोई थाना स्तर पर या पुलिस स्तर पर जिले बल में भी कोई लापरवाही हुई होगी, सब देखकर जब चार्जशीट आएगी तब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी, को भी अधिकार है, तब भी कार्रवाई इन पर हो सकती है। बिल्कुल। और पहला सवाल सर जो था कि क्या आज हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल मध्य प्रदेश में है, या फिर आप देखते हैं कि हमें और भी ज्यादा वृद्धि करनी होगी? देखिए, इस मामले में मैं जितना समझता हूँ पुलिस बल पर्याप्त है। कार्रवाई करते समय हम रहता है, और रिजर्व पुलिस बल रहते ही है। जी जी। हर SP और कलेक्टर के पास रिजर्व एक फोर्स रहती है कार्रवाई करने के लिए। थानों में जितना पर्याप्त चाहिए उतना होता है। लेकिन हाँ, ये एक सच है जीवन का, जो अभी मैडम भी कह रही थी कि हर एक नागरिक को, कोई भी देश हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की हो, हर एक नागरिक को एक आरक्षक नहीं दे सकते, ये संभव भी नहीं है जी। तो पुलिस बल पर्याप्त है, पुलिस बल भरपूर मेहनत भी कर रहा है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग उतर के मैदान में। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तो अनूप जी इसी से स्पष्ट हो भी गई थी कि कई बार मंचों से भी उन्होंने साफ संदेश दिया है, और कल जिस तरह से PHQ वो खुद पहुंचे, पूरी मॉनिटरिंग की इस केस की, और फीडबैक भी वो ले रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि जिस तरह से उनका विभिन्न जिलों का दौरा है, तो भी उनकी जो नजर है इस पूरे केस पर बनी हुई है। लेकिन अनूप जी, क्या माना जाए, अब उनकी इस संवेदनशीलता के और सामने आने के बाद क्या कोई सकारात्मक तब्दीली और आएगी? और चूंकि मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त भी होते हैं अपने विभिन्न कार्यक्रमों में, तो मॉनिटरिंग के लिए हम कैसे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अपराध को लेकर? अनूप जी, आप क्या देखते हैं अपनी पत्रकारिता में कि किस तरह का एक सुगम सिस्टम हम बनाएं प्रदेश में, ताकि मॉनिटरिंग भी हो और सतत जो प्रशासन के पुलिस का काम है वो भी चल सके? जी अमित जी, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि विश्वकर्मा जी ने बताया जी कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है जी। सीधा सीधा सब चाहिए। मैं आपको बताऊं, पिछले महीने लगभग उन्होंने अपराध से जुड़े मामलों को लेकर पूरे चारों महानगर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन, सागर, ये 2 शहर की पूरी रिपोर्ट इन्होंने बुलाई थी अपराधों को। NCRB के आंकड़ों को रिव्यू किया। आप कहते हैं व्यस्त रहते हैं, मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर मोहन यादव ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो समय निकाल के, उनका टाइम मैनेजमेंट कभी देखिएगा आप, हमें जब भी मौका मिलता है हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा उनका, बहुत पंक्चुअल है, और रिव्यू करते हैं बाकायदा पर्सनली वो चीज को, वो स्वयं रिव्यू करते हैं और इतना टाइम देते हैं वो इन चीजों को लेके। तो अभी जो आपराधिक वारदात की बात करें अपन, स्टेट के NCRB के और स्टेट के सारे आंकड़ों को रिव्यू किया उन्होंने, और दोबारा फिर से वो चीजें बुलवाई हैं फाइल। तो निश्चित रूप से संवेदनशील तो है। और इस घटना के बाद जो स्थिति बनी है प्रदेश में, उसके बाद उनकी शक्ति है। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में वो परिणाम परिलक्षित होंगे उनकी शक्ति के कानून व्यवस्था पर मध्य प्रदेश। बिल्कुल। और उम्मीद यही भी की जा रही है सर कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा सख्त तो हो, लेकिन संवेदनशीलता से भी हर केस में कार्रवाई करे, अपने दायित्व का निर्वहन करे। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस परिचर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।